ना अब हमें यह सीखना है कि आखिर महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति के क्या कारण है। यहां देखिए बच्चे, महासागरीय धारा की उत्पत्ति के कारण, और याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहां पर आपको स्टार मार्क लगा देता हूं। क्लियर है? तो नाउ अब हमें यह समझना है कि महासागरीय धारा अगर बनती है तो उसकी उत्पत्ति के क्या क्या कारण है। तो चलिए एक टेबल यहीं से बनाते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे, पहला जो कारण है वो पृथ्वी से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? पृथ्वी से। तो हम पहले को कहेंगे कि पृथ्वी की प्रकृति। तो आखिर ये देखते हैं कि पृथ्वी की जो प्रकृति है उसमें क्या है जो महासागरीय धारा को उत्पन्न करती है। तो इसमें हमें दो चीजों को समझना है। क्या है वो दो चीज? पहला है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, याद रखेंगे कि महासागरीय धारा की उत्पत्ति में गुरुत्वाकर्षण का भी प्रभाव पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण के बाद जो दूसरा कारण है वो है पृथ्वी का घूर्णन। तो देख रहे हैं, पहला क्या है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, और दूसरा क्या है? पृथ्वी का घूर्णन यानी कि रोटेशन। क्लियर हो चुका? चलिए ये हमने सीखा। अब दूसरा कारण है जो समुद्री कारक है। ये कैसा कारक है? समुद्री कारक, यानी जो समुद्र खुद ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है कि महासागरीय धारा की उत्पत्ति हो रही है। तो हमें यह समझना है कि ठीक है समुद्री कारक में क्या है। क्लियर है बच्चे? और याद रखना है कि समुद्री कारक को हम सागरीय कारक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सागरीय कारक भी कह देते हैं। तो अब समुद्री कारक में क्या क्या है? तो समुद्री कारक में है बच्चे पहले तो जल की लवणता, यानी समुद्र के जल की जो लवणता है वो भी महासागरीय धारा की उत्पत्ति में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है? फिर दूसरा क्या है? हिमशिला खंडों का पिघलना। ठीक है, देखिए पहला ये मैंने आपको बता दिया, यहां देखिए बच्चे। ठीक है, दूसरा क्या है? हिम शिला खंडों का पिघलना। खंडों का पिघलना, देखिए बच्चे हिमशिला खंड मतलब क्या होता है? जो बर्फ के बड़े बड़े चट्टान हो, पहाड़ होते हैं, ठीक है, अगर वो पिघलते हैं तो उससे भी सागरीय में धारा की उत्पत्ति होती है। तो हिमशिला खंडों का पिघलना। फिर समुद्र जल का घनत्व, यानी जो समुद्र के जल का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो भी क्या करता है कि सागरीय जल को उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए क्लियर है? समुद्री कारक भी हमने सीख लिया। अब जो अगला कारक है वो है वायुमंडलीय कारक, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक जो कारक है, वायुमंडलीय कारक है, ये कारक भी जो है बच्चे याद रखना है कि महासागर में धारा को जन्म देता है। तो हमें समझना है कि वायुमंडलीय कारक में कौन कौन से कारक हैं जो कि महासागर में धारा को क्या कर देते हैं? जन्म देते हैं। क्लियर है बच्चे? तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? वायु दाब, एयर प्रेशर। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सीख रहे हैं। वायु दाब, फिर तापमान, फिर वर्षा, फिर वाष्पीकरण। याद रखना है बच्चे, इन सब से महासागर में धारा की उत्पत्ति होती है। वायु दाब, तापमान, वर्षा, और फिर आपको मैंने क्या बताया है? वाष्पीकरण। इस वाष्पीकरण से भी जो है महासागर में धारा की उत्पत्ति हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और आपको याद रखना है बच्चे, वो ये है कि वर्षा या नदियों के गिरने से भी धारा की उत्पत्ति होती है। ये देखिए, फिर एक कारण ये भी है कि वर्षा एवं नदियों का मिलना, वर्षा एवं नदियों का मिलना, इससे भी महासागर में क्या होता है? धारा का जन्म होता है। चलिए हमने ये 3 कारक समझा। अभी हमारा चौथा भी कारक है, और इस टेबल को सभी बच्चे 100% याद रखेंगे। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ अभी हम सीख रहे हैं ना। अब 3 के बाद जो हमारा अगला है वो है बच्चे धारा की दिशा को संशोधित करने वाले कारक। कुछ ऐसे कारक भी हैं जो धारा की दिशा को बदल देते हैं। धारा की दिशा को संशोधित, देखिए संशोधित का मतलब है बदलना।
संशोधित कारक। अब इनमें क्या क्या है, तो इनमें है पहले तो उच्चावच, मैंने आपको सागरीय उच्चावच पढ़ा दिया है, और दूसरा है तट की आकृति, यानी जैसे तट की आकृति होगी उस तरीके से फिर धारा का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। तो सभी बच्चे इस ग्राफ को 100% याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से तुरंत प्रश्न आएंगे और बन जाएंगे। और याद रखिएगा कि अब हम क्या करेंगे कि पहले देखिए हमने उत्पत्ति के कारण को पहले यहां ग्राफिंग में सीखा, एक टेबल बनाया, अब मैं आपको यहां एक एक कारण को समझा दूंगा। तो जैसे आप एक एक कारण को समझेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एक महासागर को लेंगे और उनके धाराओं के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यही सारी चीजें आपकी वहां मदद करेंगी, और जितने भी प्रश्न हैं आप निश्चित क्वेश्चन बैंक खोल कर देखिए, आप सारे प्रश्नों को आराम से बना सकते हैं। बस चीजों को तरीके से सीखना है, तरीके से समझना है, और उसी तरह हमें पढ़कर क्या करना है, चलना है। तो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, सभी बच्चे 100% इस ग्राफ को याद रखिएगा बच्चे, और आप निश्चित क्वेश्चन बैंक देखिए, आपको चीजें पता चलेंगी। तो हम इसमें सबसे पहले शुरू क्या करेंगे, पृथ्वी की प्रकृति से जुड़े कारक। इसे देखिए मैंने ए नाम दे दिया, इसे बी, इसे सी और इसे डी। क्लियर है? अब हम एक एक को पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पृथ्वी की प्रकृति से जुड़े कारक को समझेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए बच्चे, ए से और सी से देख रहे हैं, प्रकृति से कारक और वायुमंडलीय कारक, यहां से प्रश्न को टिपिकल बना देते हैं, क्योंकि यहां बच्चे समझ लेते हैं, यहां टिपिकल बनाते हैं। तो जैसा आपको क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, आप उसको कवर कीजिए, कुछ भी, नथिंग इज टिपिकल, आप आराम से आंसर बना सकते हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ाऊं, पहले मिटा दूं मैं इसे, ओके। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले पृथ्वी की प्रकृति से जुड़े कारकों से। समझना शुरू करते हैं ना। ए, तो पृथ्वी की प्रकृति से जुड़े कारक, यहां देखिए बच्चे, पृथ्वी से जुड़े कारक। अब जो पृथ्वी से जुड़े हुए कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, उसमें हमने सबसे पहले क्या कहा था, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चलिए बच्चे एक बात याद रखिएगा, चलिए इस चीज को यहां हम ग्राफिंग से भी समझते चलेंगे। यहां मैंने क्या किया, ये बना दिया सागर का सतह बना दिया, ठीक है, जल बना दिया। यहां सभी बच्चे केयर कीजिए। अच्छा, अब देखिए याद रखेंगे, देखिए गुरुत्वाकर्षण के लिए मैंने जी शब्द का यूज कर लिया, ग्रेविटी के लिए मैंने एक शॉर्ट में जी शब्द यूज किया। तो आप सभी जानते हैं कि जी शब्द जो है, ग्रेविटी है, वो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचता है। तो इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण सागर का जो जल है, यहां समझते चलिए बच्चे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सागरीय जल पृथ्वी के केंद्र में जाना चाहता है, पृथ्वी के केंद्र में जाना चाहता है। सिंपल सी बात है, पृथ्वी के केंद्र में क्या करता है, जाना चाहता है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचेगी। उस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी जब नीचे खींचेगी तो जाहिर है कि जल क्या है, वो नीचे की ओर जाना चाहेगा। लेकिन यहां पर याद रखेंगे कि पृथ्वी की भूपटलीय सतह है, यहां पर क्या है, पृथ्वी की भूपटलीय सतह, ये सब मैंने आप लोगों को समझा दिया है। भूपटलीय क्या है, ये पृथ्वी की भूपटलीय सतह है। अब ये सतह इसे रोक देगी, देख रहे हैं ना। तो याद रखना है कि जो भूपटलीय सतह है नीचे की ओर, बच्चे देख रहे हैं, भूपटलीय सतह रोक देती है। भूपटलीय सतह क्या करती है बच्चे, रोक देती है। यानी जो जल नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, तो जैसे ये जल नीचे की ओर आ रहा है तो ग्रेविटी क्या करती है, खींच रही है, पानी नीचे आ रहा है, लेकिन जमीन की सतह इसे रोक देती है, तब तो ये नीचे जा ही नहीं पाएगा। लेकिन यहां से जो पानी नीचे खींचा है, तो यहां जैसे पानी नीचे खींचा है तो बगल के जो पानी है वो तुरंत इसकी ओर भागने लगेंगे, और जैसे इस पानी में गति आई और इसी गति ने क्या जन्म दे दिया, धारा को जन्म दे दिया। देख रहे हैं बच्चे,
तो यही चीज है कि जी के कारण सागरीय जल पृथ्वी के केंद्र में जाना चाहता है और भूपटलीय सतह क्या करती है, रोक देती है, जिससे जल में क्षैतिज गति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इस गति को क्षैतिज ही तो कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो जिससे जल में क्षैतिज गति उत्पन्न हो जाती है, क्षैतिज गति उत्पन्न हो जाती है, और जैसे क्षैतिज गति उत्पन्न हो गई धारा का जन्म होता है। धारा का क्या होता है, जन्म होता है। देख सकते हैं बहुत सहज बात है बच्चे, इसमें कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना, सिंपल एक सोच आपको बनाए रखनी है कि क्या होता है कि ग्रेविटी के कारण सागरीय जल पृथ्वी के केंद्र में जाना चाहता है, लेकिन भूपटलीय सतह क्या करती है, रोक देती है। अब जब भूपटलीय सतह रोक देगी तो जिससे क्या होगा कि पानी तो नीचे नहीं जा पाएगा, लेकिन यहां से जो पानी नीचे की ओर आया था तो इस जगह के लिए अगल बगल का पानी तुरंत दौड़ने लगता है। तो जैसे दौड़ता है तो पानी में क्षैतिज गति उत्पन्न होती है। देख रहे, क्षैतिज गति को ही हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन कहते हैं। तो जैसे क्षैतिज गति उत्पन्न होती है बस तुरंत किसका जन्म हो जाता है, धारा का जन्म होता है। तो याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण भी महासागर में धारा को क्या करता है, जन्म देता है। तो चलिए हमने पहला गुरुत्वाकर्षण को समझ लिया। अब दूसरा कारक क्या था हमारे पास, दूसरा कारक था पृथ्वी का घूर्णन। तो हमें भी ये समझना है कि पृथ्वी के घूर्णन से किस तरीके से महासागर में जो है धारा की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूं, यहां आप समझ चुके हैं। चलिए तो बच्चे सबसे पहले एक बात याद रखना है कि घूर्णन को समझने से पहले एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि पृथ्वी का घूर्णन किधर से किधर है। मैंने सब आपको पढ़ाया है, तो याद रखना है आपको कि पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति किधर है, पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ है, पश्चिम से पूरब की तरफ है। ठीक है, चलिए अब इस बात को भी समझिए। देखिए यहां पर मैंने क्या किया, पृथ्वी बना दिया और आपको क्या बताया कि पृथ्वी की जो गति है, ये देखिए बच्चे सभी लोग, पृथ्वी की जो गति है वो किधर है, पश्चिम से लेकर पूरब तक है। तो जब पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिम से पूरब की तरफ है और इसी पृथ्वी पर ही क्या है बच्चे, केयर कीजिएगा कि पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिम से पूरब की ओर है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर दो तरह की सतह है। ठीक है, एक सतह क्या है, जैसे भूमि है, ठीक है, भूमि है, और एक सतह क्या है, जल है। तो ये भूमि क्या है, ठोस है। ठीक, देखिए एकदम बहुत आसानी से समझिए इसे। और जल क्या है, तरल है। क्लियर है। तो क्या होता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है, तो जो ठोस है, ठोस भी पृथ्वी के साथ घूम जाता है। ये जो ठोस जमीन है पृथ्वी के साथ ही तो घूमेगा, क्योंकि वो तो सॉलिड है। तो ठोस भी पृथ्वी के साथ रहता है। किंतु यहीं पर अंतर आ जाता है, किंतु जल तरल है। किंतु क्या है, जल तरल है, जो पीछे छूट जाता है। क्या है बच्चे, पीछे जल तरल है, वो पीछे क्या होता है, छूट जाता है, जिससे उसकी गति, देखिए कितना सहज है बच्चे, जिससे छूट जाता है, जिससे उसकी गति पूरब से पश्चिम की तरफ हो जाती है। पूरब से पश्चिम की तरफ हो जाती है, पश्चिम की तरफ हो जाती है। आपको पूरी बात समझ में आ गई। तो यही है बच्चे कि ठोस भूमि तो पृथ्वी के साथ घूम जाता है, लेकिन जल तो तरल है, और जल तरल होने के कारण पृथ्वी का साथ नहीं दे पाता, वो पीछे की ओर छूट जाता है बच्चे। इसीलिए कहा जाता है कि महासागरीय जलधारा जो है हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर क्या करता है, गति करने लगता है। तो याद रखना है कि घूर्णन पश्चिम से पूरब की ओर है, लेकिन महासागरीय जल ठीक इसके विपरीत पूरब से पश्चिम की तरफ क्या करती है, गति करती है। तो बच्चे ये दोनों बातों को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसे हम पृथ्वी से जुड़े कारक में काउंट करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण सागरीय जल पृथ्वी के केंद्र में जाना चाहता है, जिससे भी धारा की उत्पत्ति होती है, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी महासागर में, सागर में जलधारा की
उत्पत्ति होती है। इसीलिए याद रखें कि जलधारा हमेशा क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत नजर आती है। इसीलिए पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब और धारा किधर चल रहा है, धारा चल रहा है पूरब से पश्चिम की तरफ। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए बच्चे, अब हमने यहां पर ये तो सीख लिया कि पृथ्वी की प्रकृति से जुड़े कारक क्या थे। अब हम समुद्री जल से जुड़े कारक को सीखेंगे। तो पहले यहाँ पर सभी बच्चों ने इसे कवर कर लिया, मैं मिटाऊं इसे, और अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पृथ्वी से जुड़े कारकों को भी अच्छे से सीख लें ताकि वहाँ हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। चलिए अब समुद्र से जुड़े कारक को भी हम समझना शुरू कर देते हैं।